रेनिगेड इमॉर्टल चैप्टर 661 थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर। वांगलिन का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला जब उसने पुरसुकून तरीके से उन चारों को देखा। उसने ना तो इसकी तस्दीक की और ना ही इनकार किया। अगरचे रान यू का दिल सदमे में था, उसने तेजी से खुद को पुरसुकून कर लिया। ये देखने के बाद कि वांगलिन नहीं बोला, वो अंदाजे लगाने लगी। अगरचे वांगलिन के स्पेल्स हैरान कुन थे, लेकिन एक थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर का रुतबा गैर मामूली था, इसलिए उसे शक भी था। मजीद ये कि जिस चीज ने उसे वाकई हैरान किया वो ये था कि वो वांगलिन की कल्टीवेशन के आर पार नहीं देख सकती थी। इसने उसे वांगलिन की शनाख्त के बारे में और भी बेयकीनी में डाल दिया। जहां तक बाकी तीन का ताल्लुक था, खासतौर से सुन शुएशान, वो बहुत एहतराम करने वाले थे। खासतौर से सुन शुएशान, जो जुनून की हद तक पुरजोश था। रान यू की बातें सुनने के बाद उसने अपने दिल में तय कर लिया था कि ये शख्स यकीनन एक थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर होगा। सुन शुएशान ने एहतराम से कहा, अगर सीनियर प्लैनेट रान यून जाना चाहते हैं तो जूनियर रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। वांगलिन ने सर हिलाया जब वो सिल्वर ड्रैगन पर बैठा और शुमाल की तरफ उड़ा। सुन शुएशान तेजी से पीछे गया और रान यू और साथी उसके पीछे थे। थोड़ी देर उड़ने के बाद वांगलिन ने तीवरी चढ़ाई। वो चारों बहुत सुस्त थे। इस रफ्तार से जाने में 7 दिन लगेंगे। उसने स्टार कॉम्पस की रफ्तार कम करने से पहले थोड़ा सोचा और फिर उन चारों की रफ्तार के बराबर चलने लगा। वो ऑल हेवन स्टार सिस्टम के लिए अजनबी था, इसलिए वो इधर-उधर भागने के लिए परेशान नहीं था। इसके बजाय ऑल हेवन स्टार सिस्टम के बारे में समझ हासिल करना बेहतर होगा, ताकि बाद में उसके लिए सफर करना आसान हो। वांगलिन ने पुरसुकून लहजे में पूछा, प्लैनेट रान यून के आसपास और कौन से कल्टीवेशन प्लैनेट्स हैं? सुन शुएशान ने चुपके से वांगलिन के कदमों के नीचे सिल्वर ड्रैगन स्टार कॉम्पस को देखा और उसने तारीफ की नजर जाहिर की। जब उसने वांगलिन को सुना तो उसने तेजी से कहा, प्लैनेट रान यून प्लैनेट 1000 इल्यूजन से मुंसलिक है, जो नॉर्दर्न डोमेन के 5 बड़े प्लैनेट्स में से एक है। प्लैनेट 1000 इल्यूजन से मुंसलिक और भी बहुत से प्लैनेट्स हैं। उसे कुछ शुभात थे कि वांगलिन ये क्यों नहीं जानता था, ताहम इस बारे में सोचते हुए कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम में बस बहुत ज्यादा प्लैनेट्स हैं, वो पुरसुकून हो गया। वांगलिन का एक्सप्रेशन वैसा ही रहा, लेकिन उसका दिल लरस गया। प्लैनेट 1000 इल्यूजन। 1000 इल्यूजन ये नाम बहुत जाना पहचाना है। उस वक्त जुकी जी की एक डिसाइपल थी जिसका नाम ल्यू मे था, जिसने 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन में कल्टीवेशन की थी। इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आखिरकार ये एक मुख्तलिफ स्टार सिस्टम है। नॉर्दर्न डोमेन। ऐसा लगता है कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब डोमेन्स में तकसीम है। ऐसा लगता है कि मैं इस वक्त नॉर्दर्न डोमेन में हूँ। सुन शुएशान के सिर्फ एक जुमले से वांगलिन ने ऑल हेवन स्टार सिस्टम के बारे में एक धुंधली सी समझ हासिल कर ली। इस लम्हे रान यू ने नरमी से कहा, सीनियर ने हम सबको बचाया, लेकिन हम अभी तक आपका नाम नहीं जानते। वांगलिन ने पुरसुकून लहजे में कहा, जू मू। वो नहीं जानता था कि ऑल सियर और साथी कब उसका पीछा करते हुए आएंगे, इसलिए उसने अपना असली नाम छिपा लिया। खानदान नाम जू। रान यू की आंखें हल्की सी चमकी और उसका जहन लरस गया। उसे लगा कि वांगलिन की शनाख्त और भी पुरस्रार हो गई है। जू प्लैनेट 1000 इल्यूजन का सबसे बड़ा खानदान है। जू खानदान एक विशाल दरख्त की तरह है। क्या वो जू खानदान से हो सकता है? अगरचे उसने पहले वांगलिन की शनाख्त का अंदाजा ना लगाया होता तो ये सुनकर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाम जू था। ताहम वांगलिन ने उसे पहले बहुत ज्यादा हैरान किया था और इसकी वजह से उसने वांगलिन की शनाख्त पर सवाल उठाया। अब उसका तसव्वुर पागलों की तरह दौड़ रहा था। वांगलिन को खुद को जू मुंह कहते सुनने के बाद यहाँ तक कि सुन शुएशान की पुतलियां भी सुकड़ गईं और वो मजीद एहतराम करने लगा। रान यू ने अपना सर उठाकर पूछा, सीनियर जू कहाँ से आए हैं? पूछने के फौरन बाद उसे फौरन पछतावा हुआ। एक जूनियर होने के नाते ऐसे सवालात पूछना आसानी से किसी का गुस्सा भड़का सकता था। फिर उसने तेजी से कहा, सीनियर, बराए मेहरबानी बुरा मत मानिएगा, जूनियर जानती है कि वो गलत थी। वांगलिन ने पुरसुकून तरीके से औरत को देखा। ये औरत समझदार और बहुत मुअज़्ज़िज़ थी। ये वाज़ेह था कि वो इन 4 लोगों की लीडर थी। क्या तुम प्लैनेट डोंग लिन के बारे में जानती हो? वांगलिन ने अपनी नज़र हटा ली। उसका लहजा बहुत पुरसुकून था, इसलिए उसके मौजूदा जज्बात का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं था। डोंग लिन। सुन शुएशान का एक्सप्रेशन शिद्दत से बदल गया। वांगलिन की तरफ उसकी नज़र तेजी से सदमे से खौफ में बदल गई। उसने लाशआवरी तौर पर कुछ कदम पीछे लिए और उसका चेहरा जर्द हो गया। सिर्फ वो नहीं, रान यू के अलावा बाकी दोनों के चेहरे भी इंतहाई जर्द हो गए। उनकी निगाहें सदमे से खौफ में बदल गईं। यहाँ तक कि रान यू ने भी ठंडी हवा की सांस ली। वांगलिन की शनाख्त के बारे में उसके दिल में मौजूद तमाम अंदाजे दूर हो गए।
उनके रद्द-ए-अमल उनकी कल्टीवेशन लेवल से मेल नहीं खाते लग रहे थे। अगरचे सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स असेंडेंट कल्टीवेटर्स जितने मकतार नहीं होते, लेकिन वो इतनी आसानी से मुतासिर नहीं होते। उनके मुकाबले में ये चारों कुछ नापुख्ता लग रहे थे। अपनी समझ के साथ वांगलिन को अचानक ऐसा लगा जैसे वो कुछ समझ गया हो। ऐसा लगता था कि इन कल्टीवेशन खानदानों में खानदान के अरकान ने शायद ही कभी मौत जैसी सूरत हाल का तजर्बा किया हो। लातादाद जिंदगी और मौत की सूरत हाल का तजर्बा किए बगैर, चाहे उनकी कल्टीवेशन लेवल्स कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, वो कभी सच्चे ताकतवर नहीं बन सकते। वांगलिन ने पुरसुकून तरीके से उन चारों को देखा। क्या तुम लोग प्लैनेट डोंगलिन के बारे में जानते हो? रान यू का एक्सप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता जर्द हो गया और उसने एहतराम से कहा, सीनियर, प्लैनेट डोंगलिन नॉर्दर्न डोमेन का नंबर 1 प्लैनेट है। इसका एक और नाम है डोंगलिन स्लॉटर। इस प्लैनेट के बारे में एक अजीब बात भी है, और वो ये है कि ये कभी वहां होता है और कभी बस गायब हो जाता है। रान यू ने एक और बात नहीं कही, और वो ये थी कि प्लैनेट डोंगलिन से आने वाले सब लोग बेरहम होते हैं। एक बार एक कल्टीवेटर प्लैनेट डोंगलिन से आया था और उसने एक पूरे कल्टीवेशन खानदान को कत्ल कर दिया था। प्लैनेट डोंगलिन ऑल हेवन स्टार सिस्टम के ज्यादातर लोगों के लिए एक खौफनाक ख्वाब था। उसके बाद यहाँ तक कि सुन शुए सान ने भी वांगलिन को देखने की जुर्रत नहीं की। उसका दिल बेयकीनी से भरा हुआ था। वो नहीं जानता था कि ये जू मू प्लैनेट रान यून क्यों जाना चाहता था। ये शक बाकी तीनों के दिलों में और भी मजबूत हो गया। ये शक उनके दिलों में मजबूत से मजबूत तर होता गया, जिससे वो और भी सुस्त होते गए। वो अब वांगलिन को प्लैनेट रान यून लाने में थोड़ा नाराजमंद थे। ताहम अगरचे ऐसा ही था, उन चारों ने इनकार करने की जुर्रत नहीं की। अगरचे वो नाराजमंद थे, उनकी सिमत अभी भी प्लैनेट रान यून की तरफ थी। उनकी नजरों में अगरचे वांगलिन मुश्किल से बोलता था, ये जू मू सब कुछ जानता मालूम होता था। कई बार उन चारों ने सिमत बदलने की कोशिश की, और हर बार उनका सामना वांगलिन की सर्द नजर से हुआ। कई दिनों बाद एक नीला प्लैनेट वांगलिन के सामने नमूदार हुआ। ऐसा लगता था जैसे समंदरों ने प्लैनेट के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा किया हुआ था। दूर से प्लैनेट रान यून बहुत खूबसूरत था। ये घनी स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ रहा था जो हर चीज की परवरिश कर रही थी। उन चारों के एक्सप्रेशंस के जरिए वांगलिन जान गया कि ये प्लैनेट रान यून था। इस प्लैनेट से आने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी वांगलिन के आबाई प्लैनेट सुजाकू से कहीं ज्यादा थी। वांगलिन पहले हिला और स्टार कंपस चांदी की रोशनी की एक लकीर में बदल गया जो प्लैनेट रान यून में उड़ गई। फिर चांदी की रोशनी गायब हो गई और वांगलिन नीले आसमान के नीचे तैरने लगा। उसके नीचे समंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी आई। ये और भी घनी थी। वांगलिन ने एक गहरी सांस ली, फिर उसका जिस्म झिलमिलाया और वो गायब हो गया। रास्ता दिखाने वाले उन चारों के एक्सप्रेशंस जर्द थे। वो फौरन अपने खानदानों की तरफ वापस गए और जो कुछ भी हुआ था वो सब बयान किया। जब वांगलिन प्लैनेट रान यून में दाखिल हुआ, अलायंस स्टार सिस्टम में एक खौफनाक गहरी सुर्ख रोशनी उड़ रही थी। इस सुर्ख रोशनी से एक खौफनाक औरा निकल रहा था। ये खला में उड़ते हुए बिजली के झोंके की तरह लग रही थी और ये आसमान हिला देने वाला दबाव दे रही थी। सुर्ख रोशनी की लकीर के अंदर एक बूढ़ा आदमी था। उसके पतले चेहरे पर एक वहशी नजर थी। जो बात सबसे हैरान कुन थी वो ये कि उसने खला में उड़ने के लिए कोई मैजिकल ट्रेजर इस्तेमाल नहीं किया था। उसका हर कदम ऐसे था जैसे वो टेलीपोर्ट हो रहा हो। वो अकेला नहीं था। उसके पास एक औरत थी। वो एक बेमिसाल हसीना थी। उसके होंठ सुर्ख थे, उसकी भवें न बहुत मोटी थीं न बहुत पतली। उसकी फीनिक्स आंखें मुकम्मल काली थीं और उसके पास लाजवाब खूबसूरती थी। उसकी चमकती आंखें किसी की भी सांसें रोक सकती थीं। उसके 3 फुट लंबे बाल 3 हिस्सों में तकसीम थे। एक सफेद जेड बटरफ्लाई पिन की मदद से उसके सर के पीछे घुंघरियाला हुआ था। दूसरी 2 लटें लापरवाही से उसके कंधों पर झुक रही थीं। उसने एक खूबसूरत हल्का फूलों वाला शाही टॉप पहना हुआ था। नीचे उसने धुएं जैसा सब्ज फूलों वाला लिबास पहना हुआ था। जैसे ही वो चलती, वो शानदार और चुंधिया देने वाली लग रही थी। ये औरत रेड बटरफ्लाई से किसी भी तरह कम खूबसूरत नहीं थी। उसे मुल्की हसीना कहना मुबालिगा नहीं होगा। इसके अलावा उसकी ज़ाहिरी शक्ल से हटकर वो एक दिलकश औरा छोड़ रही थी जिसने उसे और भी पुरकशिश बना दिया। वो बूढ़े आदमी के पीछे थी, उसने अपनी रफ्तार इस्तेमाल नहीं की थी। उसे बूढ़ा आदमी अपने साथ ला रहा था। वरना अगरचे वो असेंडेंट स्टेज तक पहुंच चुकी थी, वो बूढ़े आदमी की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती थी।
उड़ते हुए वो मुड़ी और उसने अपने पीछे स्टार सिस्टम को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा रंग नमूदार हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो माजी को याद कर रही हो। ऐसा भी लग रहा था जैसे वो आह भर रही हो। लेकिन जो उसने सबसे ज्यादा महसूस किया वो एक बहुत पेचीदा एहसास था। मैं जाने वाली हूँ, औरत ने आह भरी। मेयर, क्या तुम अभी भी जाने से हिचकिचा रही हो? मगरूर आदमी ने औरत को देखने के लिए मुड़कर देखा। उसकी आंखों में शफकत की झलक थी। डिसाइपल यहाँ पली बढ़ी है और अब जबकि मैं जा रही हूँ तो थोड़ा हिचकिचाहट महसूस कर रही हूँ। औरत ने अपने बालों के साथ खेला और अपने सुर्ख होंठों को भींच लिया। बूढ़ा आदमी हंसा। हिचकिचाहट महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जब तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल काफी ऊंची हो जाए तो तुम वापस आ सकती हो। अगरचे मुझे वो खजाना नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी, लेकिन तुम्हें अपने डिसाइपल के तौर पर कबूल करने ने अलायंस स्टार सिस्टम के इस सफर को काबिले कद्र बना दिया। औरत मुस्कुराई लेकिन बोली नहीं। ताहम उसके पीछे स्टार सिस्टम की तरफ उसकी नज़र और भी पेचीदा हो गई। बूढ़े आदमी ने अपनी नज़र हटा ली। उसके सामने मौजूद औरत वो थी जिससे वो चंद 100 साल पहले इत्तेसाकन मिला था। उसने फौरन पहचान लिया कि वो 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन की कल्टीवेशन कर रही थी और 10,000 इल्यूजन हेवनली डीमन डोमेन की तरफ बढ़ रही थी। इस दरियाफ्त ने उसे बहुत हैरान किया था। रूथलेस डोमेन किसी एक स्टार सिस्टम के लिए मखसूस नहीं था और इसकी कल्टीवेशन के बहुत से तरीके थे। असल चीज़ दिल को समझना थी। ताहम किसी के लिए खुद ही 1000 इल्यूजन स्टेज तक पहुंचना नादिर था, लेकिन ये बजाते खुद मुतासिर कुन नहीं था। जिस चीज़ ने उसे अपना डिसाइपल कबूल करने पर मजबूर किया वो 10,000 इल्यूजन स्टेज की तरफ उसके बढ़ने के धुंधले आसार थे। वो ऑल हेवन स्टार सिस्टम के नॉर्दर्न डोमेन के हेड प्लैनेट प्लैनेट 1000 इल्यूजन पर हुआन खानदान का हेड एल्डर था। उसने खानदान में बहुत से जूनियर्स को देखा था और चंद लोगों के अलावा कोई भी उसकी सलाहियत का मुकाबला नहीं कर सकता था। उन महदूद चंद लोगों में से भी वो सलाहियत के लिहाज से उसके मुकाबले में अभी भी पीछे थे। यही वजह थी कि बूढ़े आदमी ने फौरन इस औरत को अपना डिसाइपल कबूल करने का मन बना लिया था। कई 100 सालों तक एक साथ रहने के बाद वो अपने डिसाइपल से और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा। उसने ऑल हेवन स्टार सिस्टम वापस ले जाने के लिए हेवन डिफाइंग बीड की तलाश भी छोड़ दी। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद AR। ऑल हेवन स्टार सिस्टम प्लैनेट रानयून। जिस लम्हे वांगलिन नमूदार हुआ, 3 ताकतवर डिवाइन सेंसेस तेजी से उसकी तरफ आईं। उनके पहुंचने के लम्हे वांगलिन गायब हो गया और उसने अपना कोई ऑरा नहीं छोड़ा। उनमें से दो एक दूसरे से डरते हुए महसूस हुए, इसलिए उन दोनों ने इलाके की तलाश के बाद वापस हटने का फैसला किया। सिर्फ दूसरी डिवाइन सेंस ने बेरहमी से पूरे प्लैनेट का जायजा लिया। कुछ ना मिलने पर उसने एक सर्द स्नॉट की और फिर गायब हो गई। इस शख्स की सर्द स्नॉट पूरे प्लैनेट पर फैल गई और वांगलिन के कानों में भी दाखिल हुई। वांगलिन का साया प्लैनेट के शुमाली हिस्से के एक मैदान में नमूदार हुआ। उसने अपना सर आसमान की तरफ देखने के लिए उठाया और सोचा, एक मिड स्टेज असेंडेंट और 2 अर्ली स्टेज असेंडेंट कल्टिवेटर्स। ये ऑल हेवन स्टार सिस्टम दिलचस्प है। इतनी घनी स्पिरिचुअल एनर्जी, लेकिन इस कल्टिवेशन प्लैनेट पर सिर्फ 3 ताकतें हैं और हर ताकत के पास सिर्फ एक असेंडेंट कल्टिवेटर है। अगर ये प्लैनेट रान यून कल्टिवेशन अलायंस में होता तो मुझे डर है कि इसे लूट लिया जाता, दूसरे कदम के किसी ओल्ड मॉन्स्टर की तरफ से कब्जा कर लिया जाता या कोई रैंक 6 कल्टिवेशन कंट्री यहाँ मुंतकिल हो जाता। अलायंस स्टार सिस्टम में इस किस्म के प्लैनेट पर सिर्फ 3 असेंडेंट कल्टिवेटर्स होने का कोई इम्कान नहीं है। जब वांगलिन सोच रहा था, उसका ऑरा आहिस्ता आहिस्ता छुपने लगा। पलक झपकने में उसका असेंडेंट ऑरा गायब हो गया और उसने सिर्फ एक कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर का ऑरा जाहिर किया। वांगलिन की कल्टिवेशन पहले ही अर्ली स्टेज ऑफ असेंडेंट पर थी और उसकी ओरिजिन सोल इंतहाई अजीब थी। जब तक कि कोई उससे ऊंची कल्टीवेशन लेवल वाला शख्स उसके करीब ना हो, सिर्फ डिवाइन सेंस के एक जायजे से उसके आर पार देखना नामुमकिन था। यकीनन दूसरे कदम में मौजूद उन ओल्ड मॉन्स्टर्स के लिए ऐसा नहीं था। अगर मैं यहाँ छुप जाऊं तो मुझे ढूंढा नहीं जा सकेगा, यहाँ तक कि अगर ऑल सीयर और उनके साथी ऑल हेवन स्टार सिस्टम तक मेरा पीछा करें तो वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं इस किस्म के कल्टीवेशन प्लैनेट पर छुपा हुआ होऊंगा। वांगलिन की आंखें रोशन हो गईं और आहिस्ता आहिस्ता कम वहशी हो गईं। अगरचे उसकी आंखें अभी भी शफ्फाफ थीं, लेकिन वो चौंधिया देने वाली चमक मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। उन 4 छोटे साथियों के एक्सप्रेशन से प्लैनेट डोंगलिन इंतहाई ताकतवर है। जब तक मैं काफी ताकतवर नहीं हो जाता, मैं वहां नहीं जा सकता। वांगलिन ने एक मुस्कुराहट दिखाई। बाहर की एक नर्म हवा चली, फिर उसके चेहरे की तमाम सर्द महरी गायब हो गई।
उसने एक आम सी दिखने वाली फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाली और उस पर उड़ गया। उड़ते हुए उसकी ज़ाहिरी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता बदल गई। कुछ ही देर बाद उसकी पूरी शक्ल मुकम्मल तौर पर बदल गई। इस लम्हे यहाँ तक कि उससे वाकिफ लोग भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। तकरीबन अगले हाई लेवल कल्टीवेटर्स इस किस्म के ज़ाहिरी शक्ल बदलने वाले स्पेल में माहिर होते हैं। ताहम हाई लेवल कल्टीवेटर्स के लिए इस स्पेल की बहुत सी कमजोरियां थीं। किसी भी हाई लेवल कल्टीवेटर को कुछ सुराग देखने के लिए सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत थी, और विजन स्पेल्स वाले लोगों का सामना करते वक्त वो एक नज़र में स्पेल के आर पार देख सकते थे। ताहम वांगलिन मुख्तलिफ था। उसने खुद स्पेल इस्तेमाल नहीं किया था। ये उसके साए में छुपे हुए सेलेस्टियल गार्ड ने कास्ट किया था। बहुत कम लोग इसके आर पार देख सकते थे। थोड़ी देर उड़ने के बाद उसके सामने एक शहर नमूदार हुआ। ये शहर बड़े नीले पत्थरों से बनी दीवारों से घिरा हुआ था और एक शानदार शान छोड़ रहा था। गेट के ऊपर दो बड़े हुरूफ थे, सन फैमिली। वांगलिन ने शहर के बाहर फ्लाइंग स्वॉर्ड वापस रखी और जमीन पर उतरा। उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और पुरसुकून तरीके से शहर की तरफ चलने लगा। शायद ये इसलिए था क्योंकि उन्होंने नोटिस कर लिया था कि वो सिर्फ कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज पर था, इसलिए शहर के गार्ड्स चेक करने में ज्यादा सख्त नहीं थे। उन्होंने सिर्फ उसे बताया कि फॉरेन कल्टीवेटर्स के लिए खास कल्टीवेशन केव्स तैयार किए गए हैं। वांगलिन ने आर्जी रिहाइश के लिए स्पिरिट स्टोन्स अदा किए और एक टोकन हासिल किया। फिर वो सन फैमिली के जेरे इंतजाम शहर में दाखिल हो गया। शहर में बहुत से फानी लोग थे, लेकिन बहुत से कल्टीवेटर्स भी थे। सड़क के किनारों पर हर किस्म की दुकानें थीं जो कल्टीवेटर्स की आम ज़रूरतों की चीज़ों से भरी हुई थीं। यकीनन कुछ दुकानें सिर्फ फानी लोगों के लिए भी थीं। वांगलिन को सड़क पर चलते हुए कोई बेचैनी महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस शहर का ही कोई शख्स हो। चूंकि उसने यहाँ बसने का फैसला किया था, इसलिए वो रहने की जगह ढूंढने जा रहा था। शहर के शुमाली हिस्से में दाखिल होने के बाद वांगलिन ने फौरन उस खामोशी और घनी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया जिसने इस इलाके को ढक रखा था। वहाँ बहुत से अकेले घर थे जिनकी हिफाजत रिस्ट्रिक्शंस कर रही थी। दाखिली रास्ते पर एक रिस्ट्रिक्शन थी जो फानी लोगों को दाखिल होने से रोक रही थी। वहाँ 300 फीट ऊंची एक चट्टान भी थी जिस पर 7 या 8 काले टोकन लटक रहे थे। चट्टान के नीचे नसेंद्र साल का एक नौजवान बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी नाक से गर्म हवा की एक लकीर निकल रही थी। वांगलिन दाखिली रास्ते के बाहर खड़ा हुआ और अंदर देखा। उसकी नज़रों में रिस्ट्रिक्शन इंतहाई सादा थी। उसे इसे तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी और वो रिस्ट्रिक्शन से कोई रद्द अमल पैदा किए बगैर सीधा अंदर चला गया। जब वो रिस्ट्रिक्शन को देख रहा था, चट्टान के नीचे वाले नौजवान ने अपनी आंखें खोली। उसने वांगलिन को देखा और कहा, सिर्फ 8 कमरे खाली हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए? वांगलिन का एक्सप्रेशन वैसा ही रहा जब उसने पुरसुकून लहजे में पूछा, क्या उनमें कोई फर्क है? नौजवान ने बेसब्री का इजहार किया और कहा, ऊपर वाले कमरों की कीमत 1000 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स है और नीचे वाले कमरों की कीमत 100 है। वांगलिन ने कुछ देर सोचा, इससे पहले कि उसने 100 स्पिरिट स्टोन्स निकाले और उन्हें नीचे रख दिया। नौजवान ने तहकीर का इजहार किया जब उसने अपनी आस्तीनें लहराईं और स्पिरिट स्टोन्स जमा कर लिए। उसने चट्टान से एक टोकन उतारा, उसे वांगलिन की तरफ फेंका और कहा, मगरिब से 5वां घर, जाओ। इसके बाद नौजवान ने अपनी आंखें बंद की और कल्टीवेशन पर तवज्जो मरकूज की। वांगलिन ने टोकन पकड़ा और उसे देखा। टोकन पर 2 रेस्ट्रिक्शंस थीं और उनमें से एक दाखिली रास्ते से गुजरने के लिए थी। वांगलिन ने अपनी नज़र वापस ली, टोकन को रख दिया और अंदर चला गया। जिस लम्हे वो दाखिल हुआ, चट्टान के नीचे वाले नौजवान ने अपनी आंखें खोलीं और तहकीर से खुद से बुड़बुड़ाया, एक और फॉरेन कल्टीवेटर जो अपनी नेसेंट सोल बनाने के लिए मेरे सन खानदान की स्पिरिचुअल एनर्जी उधार लेना चाहता है। किसी की नेसेंट सोल बनाना इतना आसान कैसे हो सकता है? इस शख्स की सलाहियत काफी औसत दर्जे की है। यहाँ तक कि कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचना भी शायद पिल्स की वजह से था। वांगलिन ने कुदरती तौर पर नौजवान के अल्फाज सुने। वो मुड़ा और आगे बढ़ने लगा। पीछे देखा, जल्द ही वो मगरिब से 5वें घर के सामने पहुंच गया। घर सादा लग रहा था, लेकिन ये स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था। कमरे के आसपास देखने के बाद वांगलिन मुतमईन था। वहां सिर्फ एक बिस्तर और एक मेडिटेशन मैट था। वहां एक पिल फर्नेस और एक सेमी एनक्लोज्ड बंद दरवाजा कल्टीवेशन रूम भी था। अगरचे ये छोटा था, लेकिन ये बहुत नफीस था। कमरे के बाहर वांगलिन ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और घर की रेस्ट्रिक्शंस को मुकम्मल कर लिया। इसने रेस्ट्रिक्शंस को पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया। वो कमरे के अंदर लोटस पोजीशन में बैठ गया और घनी स्पिरिचुअल एनर्जी में सांस ली। उसका एक्सप्रेशन पुरसुकून हो गया जब स्पिरिचुअल एनर्जी ने उसके जिस्म को भर दिया।
कुछ ही देर बाद वांग लिन ने गंदी हवा का एक घूंट बाहर निकाला और अफसोस की झलक दिखाई। मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की कल्टीवेशन किए हुए बहुत अरसा हो गया है। बदकिस्मती से, चाहे स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ही घनी क्यों ना हो, ये मेरी कल्टीवेशन लेवल को नहीं बढ़ाएगी। वांग लिन के बैग में मौजूद तकरीबन सभी सेलेस्टियल जेड्स खत्म हो चुकी थीं जब वो असेंडेंट स्टेज में पहुंचा था। उसके पास रोजाना कल्टीवेशन करने के लिए काफी नहीं थी। सेलेस्टियल लिक्विड के 5 कतरे बाकी हैं। वो 4 कतरे जो मैंने सेलेस्टियल असेंशन फ्रूट के असर में लिए थे, उन्होंने मेरे जिस्म को लामहदूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी दी थी, लेकिन ये वाज़े तौर पर ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। सिर्फ चंद सालों में मेरे जिस्म में मौजूद सेलेस्टियल लिक्विड इस्तेमाल हो जाएगा और मेरे पास मजीद लामहदूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होगी। इसके अलावा इस सेलेस्टियल लिक्विड के एक कतरे ने मुझे असेंडेंट स्टेज में दाखिल होने की इजाज़त दी थी, लेकिन इसके बाद दरकार सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की मिकदार कहीं ज़्यादा है। अभी कुछ खाना पहले जैसा असर नहीं रखेगा। इन्हें अभी ज़ाया करने के बजाय इन्हें उस वक्त के लिए बचाना बेहतर है जब मैं ज़ख्मी हूँ या जब मुझे थोड़ी मुद्दत के लिए लामहदूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत हो। इन सब पर गौर करते हुए पहली चीज़ जो मुझे करने की ज़रूरत है वो अपनी रोज़ाना की कल्टीवेशन की ज़रूरत के लिए काफ़ी सेलेस्टियल जेड्स हासिल करना है। बाहर का आसमान आहिस्ता आहिस्ता तारीक हो गया, जिससे कमरा भी तारीक हो गया। वांग लिन ने अपना हाथ हिलाया और शमा फौरन चटकने वाली आग के साथ रोशन हो गई। घर फौरन शमा की रोशनी में घिर गया। छत पर मुट्ठी के साइज का नीला बीड था। शमा से उठने वाला धुआं ऊपर गया और बीड ने उसे जज्ब कर लिया। जल्द ही बीड धुएं से भर गया और रोशन होने लगा। इस मंजर ने वांग लिन की दिलचस्पी को जगाया। उसने ऐसा होशियाराना डिजाइन पहले कभी नहीं देखा था। उसने नीले बीड को देखा जो चांद की तरह रोशन था। आधी इंसेंस स्टिक के वक्त के बाद अंदर का बीड तेजी से चमका और एक नीली रोशनी गिरी। ये बहुत नर्म थी, लेकिन इसने शमा को बुझा दिया। अब कमरे को रोशन करने वाली वाहिद रोशनी बीड था। बीड के अंदर 3 रेस्ट्रिक्शंस थीं। तीनों धुएं को जमा करती हैं, धुएं को गर्द में बदलती हैं और गर्द को रोशनी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस लिहाज से ऑल हेवन स्टार सिस्टम कहीं बेहतर है। बीड से सैंडलवुड की हल्की सी खुशबू आ रही थी। इस खुशबू ने लोगों के दिलों को पुरसुकून किया। तीसरा फॉर्मेशन ये सैंडलवुड की खुशबू है। वांग लिन की आंखें रोशन हो गईं। न सिर्फ इस खुशबू में कोई जहर नहीं था, बल्कि ये दरहकीकत कल्टीवेटर की कल्टीवेशन की रफ्तार को तेज कर सकता है। ये गैर मामूली एल्केमी मटीरियल है। कमरे के अंदर बैठते हुए बाहर मुकम्मल खामोशी थी। वांग लिन काफी देर तक सोचता रहा और अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। एक लम्हे के लिए सोचने के बाद उसने उस ख्याल को मिटा दिया। चोरी करना मेरे मेयार से नीचे है और आखिरकार मुझे जितनी सेलेस्टियल जेड्स की ज़रूरत है वो ऐसी चीज़ है जो सिर्फ असेंडेंट कल्टीवेटर्स के पास होगी। शायद यहाँ के कुछ बड़े खानदानों के पास काफ़ी हों। ताहम अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे प्लैनेट रान यून छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, इसलिए ये कोई अच्छा मंसूबा नहीं है। कुछ सोचने के बाद वांग लिन ने अपना सर उठाया और फैसला किया। उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थप्पी दी और कुछ रिफाइनिंग मटीरियल्स बाहर उड़ गए। उसने ओरिजिन एनर्जी का एक घूंट थूका और मटीरियल्स को इससे घेर लिया। मटीरियल्स तेजी से पिघल गए और वांग लिन के डिवाइन सेंस के मुताबिक 3 सांचे बनाए, एक फ्लाइंग स्वॉर्ड, एक ब्रॉन्ज मिरर और एक हेयर पिन। वांग लिन के हाथ ने एक सील बनाई और लातादाद रेस्ट्रिक्शंस उन पर उतरीं। आहिस्ता आहिस्ता तीनों खजानों ने दबाव छोड़ना शुरू कर दिया। इसके अलावा, क्योंकि वो वांग लिन की ओरिजिन सोल से रिफाइन किए गए थे, उन पर कभी कभार बिजली नमूदार होती थी। रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद वांग लिन ने थोड़ा सोचा, सुजाकू पर उस कल्टीवेटर को याद किया जिसके पास टाइम का डोमेन था। अपनी मौजूदा कल्टीवेशन लेवल के साथ और अपना डाओ होने की वजह से वो इसकी काफ़ी अच्छी नकल करने के काबिल था। अपने दाएं हाथ की एक लहर के साथ ब्रॉन्ज मिरर गिरा और टाइम डोमेन्स में दाखिल हो गया। फिर वांग लिन ने दोबारा याद किया। इस बार ये लियू मे का 1000 हिल्यूजन रूथलेस डोमेन था। लातादाद ख्यालात उसके जहन में चमके, यहाँ तक कि वो आखिरकार रोशनी की एक लकीर में बदल गए जो हेयर पिन में दाखिल हो गई। जहाँ तक फ्लाइंग स्वॉर्ड की बात है, वांग लिन ने इसके अंदर कोई डोमेन नहीं छोड़ा। उसने तलवार के अंदर एक टेलीपोर्टिंग इम्प्रिंट लगा दिया। Renegade Immortal, Chapter 663. Hello, welcome back to my channel, Books with AR. अपने दाएं हाथ को लहराने के बाद तीनों जादुई खजाने चमके और वैंग लिन की हथेली में आ गिरे। वो आहिस्ता आहिस्ता घूमते हुए चुंधिया देने वाली रोशनी छोड़ रहे थे। वो बहुत पुरकशिश लग रहे थे।
इन खजानों का मयार असली सेलेस्टियल खजानों से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि लो ग्रेड वालों से भी नहीं। ताहम उन पर छोड़े गए डोमेन और स्पेल्स को एक्टिवेट करने के लिए सेलेस्टियल एनर्जी इस्तेमाल की जा सकती थी। यहाँ तक कि सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के बगैर भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से नीचे के कल्टिवेटर्स इन खजानों को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक्टिवेट कर सकते थे, लेकिन उनकी ताकत बहुत कमजोर होगी। वैंग लिन ने सरगोशी की स्यूडो सेलेस्टियल ट्रेजर्स, ये सबसे आला मयार के जादुई खजाने थे जो वैंग लिन बना सकता था। आखिरकार वैंग लिन को खजाने रिफाइन करने की सिर्फ धुंधली सी समझ थी। उसकी ज्यादातर समझ सुजाकू पर वापस होफिन मुल्क के जेद से आई थी। आमतौर पर वो इस किस्म के खजाने नहीं बना सकता था। ताहम वैंग लिन का अपना दाव था और उसकी कल्टीवेशन असेंडेंट स्टेज तक पहुंच चुकी थी, और सबसे अहम बात, रिस्ट्रिक्शंस पर उसका कंट्रोल था। उसकी नज़र इन खजानों से हट गई। वो इन खजानों से मुतमईन नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उसने ब्रॉन्ज मिरर उठाया और रिस्ट्रिक्शंस का नतीजा निकालना शुरू कर दिया। अगर मैं इस खजाने को एक इनहेरिटेंस का असर दे सकूं, तो कीमत यकीनन बहुत बढ़ जाएगी। वैंग लिन ने अपनी आंखें बंद कीं और डिडक्शंस जारी रखीं। आम खजाने इस्तेमाल करने वाले को सिर्फ अपना डिवाइन सेंस नक्श करने की इजाज़त देते थे, ताकि वो इसे आज़ादाना इस्तेमाल कर सकें। ताहम एक बार जब ये चोरी हो जाता, तो नए मालिक को सिर्फ उस डिवाइन सेंस को मिटाना होता और ये उनका हो जाता। इसलिए इनहेरिटेंस वाले जादुई खजाने हम पल्ला खजानों के दरमियान कहीं ज्यादा कीमती समझे जाते थे। वैंग लिन का बिलियन सोल सोल फ्लैग और गॉड स्लेयर वॉर चैरियट इसी किस्म के खजाने थे। उसने अपनी आंखें बंद कीं और इनहेरिटेंस के राजों के बारे में सोचने लगा। ताहम सिर्फ ट्रेजर रिफाइनिंग के ग्रैंड मास्टर्स के पास ही इनहेरिटेंस के साथ खजाने रिफाइन करने के तरीके होते हैं। वो तरीके इतनी आसानी से नहीं फैलते, और इस किस्म के खजाने शाज़ो नादर ही रिफाइन किए जाते थे। यही वजह थी कि इनहेरिटेंस वाले जादुई खजाने नायाब थे। थोड़ी देर बाद वैंग लिन ने अपनी आंखें खोलीं। उसने तेवरी चढ़ाई और बुड़बुड़ाया, इनहेरिटेंस, मैं इसके आर पार नहीं देख सकता। शायद मैं इस मसले के बारे में गलत तरीके से सोच रहा हूँ। मुझे ये समझने की ज़रूरत नहीं कि इसे इनहेरिटेंस की ज़रूरत कैसे बनाया जाए, बल्कि इस पर सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन लगानी है। फिर मैं खजाने के साथ रिस्ट्रिक्शन हटाने वाला जेड बेच दूंगा। इस तरह अगरचे इसमें असली इनहेरिटेंस नहीं है, इसका असर असली इनहेरिटेंस वाले खजाने जैसा होगा। रिस्ट्रिक्शन डिडक्शंस वैंग लिन की आंखों में चमकी। उसके बाएं हाथ ने एक सील बनाई और मिरर पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई। फिर उसका बायां हाथ नहीं रुका और वो मिरर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता रहा। ये रिस्ट्रिक्शंस आपस में मिलकर एक पैचीदा काला रून बन गए। कुछ देर सोचने के बाद वैंग लिन ने कमरे के आसपास देखा, यहाँ तक कि उसकी नज़र एक शमा पर पड़ी। उसने अपने बाएं हाथ से शमादान की तरफ इशारा किया तो वो फौरन रोशन हो गया। जब धुआं छत पर मौजूद बीड में खिंचने वाला था, तो उसने धुएं को पकड़ा और उसे रून पर दबा दिया। सिंबल फौरन पिघलने लगा और ब्रॉन्ज मिरर में दाखिल होने से पहले धुएं की एक अजीब लकीर बन गया। फिर उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ, एक जेड निकाला और इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने का तरीका जेड के अंदर छोड़ दिया। ब्रॉन्ज मिरर को रखने के बाद वैंग लिन ने बाकी दो जादुई खजानों पर स्यूडो इनहेरिटेंस रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। बाहर आसमान आहिस्ता आहिस्ता रोशन हो रहा था। वैंग लिन ने अपनी आंखें बंद कीं और कल्टीवेशन शुरू कर दी। सूरज ने आसमान को ढक लिया और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे को भिकार दिया। वैंग लिन ने अपनी आंखें खोलीं, उठा और दरवाज़ा खोल दिया। सूरज की रोशनी उसके जिस्म पर पड़ी और एक गर्म एहसास फौरन उसके जहन में नमूदार हुआ। उसके आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी इस वक्त बहुत घनी थी, इसलिए उसने फौरन उसके जहन को बहुत साफ कर दिया। एक पुरसुकून एहसास उसके दिल में भर गया। वैंग लिन का जिस्म झिलमिलाया और वो आगे बढ़ा। जैसे ही वो बाहर निकलने के रास्ते से गुजरा, चट्टान के नीचे वाला नौजवान अभी भी आसमान और जमीन के तमाम एसेंसेस जज्ब करने के लिए कल्टीवेशन कर रहा था। जब वैंग लिन का साया काफी दूर चला गया, तो नौजवान ने अपनी आंखें खोलीं और तहकीर की एक झलक दिखाई। कौन सा फॉरेन कल्टीवेटर सारा दिन कल्टीवेशन करने और जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी हो सके जज्ब करने में नहीं गुजारता?
अगरचे इस शख्स की सलाहियत आम है, लेकिन इसे सख्त मेहनत से पूरा किया जा सकता है। लेकिन इस शख्स ने सुबह के वक्त कल्टीवेशन करना छोड़ दिया, जब स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे घनी होती है। मुझे यकीन है कि ये शख्स कभी अपनी नेसेंट सोल नहीं बना पाएगा। नौजवान ने अपनी नज़र वापस ली और दोबारा कल्टीवेशन शुरू कर दी। उसकी रफ्तार और भी तेज हो गई, जैसे जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो अब जज्ब कर रहा है वो किसी और से चुराई गई हो। जब वैंग लिन कल आया था तो उसने देखा था कि शहर की मगरिबी तरफ एक खुला बाजार था। वहां बहुत से कल्टीवेटर्स जादुई खजाने और मटीरियल्स तब्दील कर रहे थे। वहां बहुत से नेसेंट सोल लेवल के कल्टीवेटर्स नहीं है, इसलिए वो जाने के लिए बेहतरीन जगह नहीं है। वैंग लिन ने थोड़ा सोचा, इससे पहले कि चट्टान के नीचे वाले नौजवान की तरफ देखते हुए और वहां चलते हुए। वांग लिन ने हाथ जोड़े और नर्म लहजे में कहा, साथी कल्टीवेटर, मैं सोच रहा था कि क्या शहर में कोई ऐसी जगह है जो हाई रैंक्ड खजानों का लेन देन करती हो। नौजवान ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में तहकीर के अलावा बेसब्री की एक झलक भी थी। जब उसने सर्द मेहरी से कहा, शहर के मशरकी हिस्से में होल ट्रेजर पवेलियन। उसके बाद उसने वांगलिन को देखना बंद कर दिया। वांगलिन हल्का सा मुस्कुराया और चला गया। नौजवान ने तंज किया, वो सिर्फ एक छोटा सा कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर है और वो हाई रैंक्ड जादुई खजानों का तबादला करना चाहता है। मुझे डर है कि उसके पास पवेलियन में कदम रखने की भी अहलियत नहीं है। शहर के शुमाली हिस्से से बाहर निकलने के बाद वांगलिन आराम से मशरकी हिस्से की तरफ चलने लगा। यहाँ फानी लोग बहुत कम थे, ज्यादातर कल्टीवेटर्स थे। यहाँ की दुकानों का माहौल भी सड़क के दोनों अतराफ से कहीं ज्यादा रुआबदार था। यहाँ कुछ दुकानें ऐसी भी थीं, शायद यहाँ के रिवाज की वजह से, जिनके सामने इंतहाई बड़े स्पिरिट स्टोन्स थे। ये रिफाइन किए हुए स्पिरिट स्टोन्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी असली शक्ल बरकरार रखी थी और घनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे थे। वांगलिन की आंखों ने दिलचस्पी का इजहार किया। इस किस्म के दिखावे दर हकीकत हर किसी को इन दुकानों की ताकत बताते थे। ये कहना जरूरी है कि आम कल्टीवेटर्स इस किस्म के स्पिरिट स्टोन्स को स्पिरिट वेन से खुदाई करके नहीं निकाल सकते थे। स्पिरिट स्टोन्स का साइज दुकानों से भी मुतल्लिक था। दुकानों के बाहर कुछ स्पिरिट स्टोन्स 20 फीट लंबे थे। सिर्फ हर स्पिरिट स्टोन की मौजूदगी ने एक दबाव का एहसास पैदा किया। एक दुकान ऐसी भी थी जिसके बाहर हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स थे। इस दरियाफ्त ने फौरन वांगलिन की इस दुकान में दिलचस्पी जगाई। उसने दुकान को गौर से देखा। ये दुकान बड़ी नहीं थी और इसकी सिर्फ 2 मंजिलें थीं। अगरचे ये आसपास की दुकानों जैसी शानदार नहीं थी, लेकिन ये बहुत नफीस थी। वहां एक विशाल तख्ती थी जिस पर खूबसूरत हुरूफ में लिखा था, ग्रीन बैम्बू पवेलियन। वांगलिन अंदर नहीं गया, उसने अपनी नज़र वापस ली और आगे बढ़ा। शहर के मशरकी सिरे पर एक विशाल पवेलियन था। इस इमारत के बाहर सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन नहीं था, वहां 8 थे। ये 8 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स 30 फीट लंबे थे और ऐसा लगता था कि उन्हें किसी फॉर्मेशन में रखा गया है। वो रूहानी दबाव की लहरें छोड़ रहे थे। ये पवेलियन अपने आसपास के माहौल के साथ मिल गया लगता था। इसे देखकर ही थोड़ा ख्याली सा लगता था। वहां स्पिरिट स्टोन्स की लंबी पट्टियां थीं जिन पर 3 अल्फाज खुदे हुए थे, होल ट्रेजर पवेलियन। एक दबाव फैल रहा था। वहां रिस्ट्रिक्शंस की एक छिपी हुई तह भी थी जो डिवाइन सेंस को अंदर चेक करने से रोक रही थी। वांगलिन ने जबरदस्ती अपना डिवाइन सेंस अंदर नहीं डाला, क्योंकि वो होल ट्रेजर पवेलियन में बहुत दिलचस्पी नहीं रखता था। वांगलिन अंदर दाखिल हुआ, लेकिन फौरन तेवरी चढ़ाई। उसने देखा कि एक दरमियानी उम्र का आदमी पवेलियन से बाहर आया और उसका रास्ता रोक लिया। उसने वांगलिन का जायजा लिया और पुरसुकून लहजे में पूछा, क्या साथी कल्टीवेटर मेरे होल ट्रेजर पवेलियन के कवानीन नहीं जानते? वांगलिन का एक्सप्रेशन न्यूट्रल था जब उसने पुरसुकून लहजे में कहा, ओ, मैं सोच रहा था कि कवानीन क्या है। दरमियानी उम्र का आदमी वांगलिन के पुरसुकून एक्सप्रेशन पर इंतहाई हैरान था। उसने बहुत से कल्टीवेटर्स देखे थे और उन ओल्ड मॉन्स्टर्स के अलावा बहुत कम कल्टीवेटर्स पवेलियन के दबाव के तहत इस कदर पुरसुकून रह सकते थे। मेरे होल ट्रेजर पवेलियन के दाखिले के 2 कवानीन हैं और निकलने का एक। नेसेंट सोल स्टेट से नीचे वाले दाखिल नहीं हो सकते। जिनके पास 1 लाख हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स नहीं हैं, वो दाखिल नहीं हो सकते। जो लोग लेन देन नहीं करते, वो निकल नहीं सकते। वांगलिन ने हल्की सी तेवरी चढ़ाई। दरमियानी उम्र के आदमी ने वांगलिन का एक्सप्रेशन देखा और अचानक कुछ समझ गया। उसने पूछा, क्या साथी कल्टीवेटर के पास 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स हैं? वांगलिन के बैग ऑफ होल्डिंग में बहुत से स्पिरिट स्टोन्स नहीं थे। आखिरकार सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंचने के बाद वो ज्यादातर सेलेस्टियल जेड्स ही इस्तेमाल करता था। दरमियानी उम्र का आदमी मुस्कुराया। साथी कल्टीवेटर अंदर जाने की शर्तों पर पूरा नहीं उतरते हैं। अगर आप अंदर चले भी गए तो मुझे डर है कि आप निकलने की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे।
बराहे मेहरबानी वापस चले जाएं। क्या आप ये खजाना कबूल करेंगे? वांगलिन की आंखें पुरसुकून थीं जब उसने दरमियानी उम्र के आदमी को देखा। उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और जो फ्लाइंग स्वॉर्ड उसने रिफाइन की थी वो नमूदार हुई। दरमियानी उम्र के आदमी ने फ्लाइंग स्वॉर्ड पर एक नज़र डाली और तहकीर की झलक दिखाई। वो एक नज़र में बता सकता था कि ये फ्लाइंग स्वॉर्ड इंतहाई घटिया तरीके से रिफाइन की गई थी और इसमें कुछ भी खास नहीं था। यहाँ तक कि तलवार की रोशनी भी इंतहाई फीकी थी। उसने अपना डिवाइन सेंस भी इस्तेमाल नहीं किया और अपनी खुली आंखों से बता सकता था कि ये फ्लाइंग स्वॉर्ड इंतहाई घटिया मयार की थी। ये शायद एक लो क्वालिटी जादुई खजाना भी नहीं था। वो होल ट्रेजर पवेलियन की जांच पड़ताल का सालों से जिम्मेदार था, इसलिए उसकी नज़र बहुत तेज थी। उसने बहुत से कम कल्टीवेशन लेवल वाले लोगों को ऐसे खजाने बेचने की कोशिश करते देखा था जिन्हें वो बहुत अच्छा समझते थे। उसके जहन में वांगलिन भी उन्हीं लोगों में से एक था। इस फ्लाइंग स्वॉर्ड खजाने की शायद अपनी सलाहियतें थीं, लेकिन दरमियानी उम्र का आदमी इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने मुस्कुराया और अपना सर हिला दिया और कहा, हम इसे कबूल नहीं करेंगे, बराहे मेहरबानी चले जाएं। वांगलिन ने सर्द महरी से दरमियानी उम्र के आदमी को देखा, इससे पहले कि वो मुड़कर चला गया। जब वांगलिन की नज़र दरमियानी उम्र के आदमी की आंखों पर पड़ी तो उसे लगा जैसे उसके सर पर अचानक ठंडा पानी डाल दिया गया हो और उसका जिस्म लरज़ गया। वांगलिन की नज़र 10,000 साल पुरानी बर्फ की तरह थी। इसने उसके नैसेंट सोल को जमा दिया और तकरीबन तबाह कर दिया। खौफजदा होकर वो कई कदम पीछे हटा और उसका एक्सप्रेशन इंतहाई जर्द हो गया। वो जाते हुए वांगलिन को देख रहा था, मुकम्मल बेजुबान। उसके दिल में उसे धुंधला सा एहसास हुआ कि उस फ्लाइंग स्वॉर्ड के बारे में कुछ गैर मामूली था। इसी लम्हे पवेलियन के अंदर से एक कदीम आवाज आई, लूफंग, क्या हुआ? दरमियानी उम्र वाला आदमी तेजी से मुड़ा और कहा, अभी अभी एक कल्टीवेटर जादुई खजाना बेचने आया था। एक बूढ़ा आदमी पवेलियन से बाहर निकला। उसकी कमर झुकी हुई थी और वो बहुत बूढ़ा लग रहा था। उसका चेहरा वक्त के निशानों से भरा हुआ था और उसकी नज़र बहुत धुंधली थी। उसने दरमियानी उम्र के आदमी को देखा और पुरसुकून लहजे में पूछा, किस किस्म का खजाना? हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। दरमियानी उम्र के आदमी ने एहतराम से कहा, ये एक फ्लाइंग स्वॉर्ड थी। इस जूनियर ने इसे देखा और पाया कि ये बहुत आम थी। शायद इसमें वाकई कुछ खास बात थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ताकतवर थी। इस किस्म का खजाना हमारे पवेलियन की शराब पर पूरा नहीं उतरता। उसने बूढ़े आदमी की बेअदबी करने की जुर्रत नहीं की। अगरचे ये बूढ़ा आदमी सिर्फ सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर था, पवेलियन में उसका मकाम बहुत ऊंचा था। दरमियानी उम्र का आदमी धुंधले तौर पर जानता था कि ये बूढ़ा आदमी कभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज तक पहुंच चुका था, लेकिन अपने जख्मों की वजह से उसकी कल्टीवेशन सोल फॉर्मेशन स्टेज तक गिर गई थी। वांगलिन के आहिस्ता आहिस्ता गायब होते साये को देखा। उसकी आंखों में शक की झलक थी, लेकिन जल्द ही उसने अपना सर हिलाया और वापस होल ट्रेजर पवेलियन में चला गया। वो शख्स कुछ जाना पहचाना लग रहा है। बूढ़ा आदमी इंतहाई थका हुआ लग रहा था। इमारत में वापस आने के बाद वो कोने में एक रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। उसने करवाहट से अपने सीने को छुआ, इससे पहले कि उसने एक आह भरी और खामोशी से जमीन को घूरना शुरू कर दिया। वांगलिन होल ट्रेजर पवेलियन से निकलकर नफीस ग्रीन बैम्बू पवेलियन की तरफ चल पड़ा। अगरचे ये पवेलियन बड़ा नहीं था, इसमें नफासत का एहसास था। अंदर कदम रखते ही वांगलिन ने आसपास देखा और दीवारों के साथ लकड़ी के शेल्व्स देखे। हर शेल्फ पर एक छोटा बॉक्स था और हर बॉक्स के अंदर पीले रेशम की लाइनिंग थी। उनमें हर किस्म के जादुई खजाने, पिल्स और दूसरी चीजें रखी हुई थीं। पवेलियन के अंदर एक नौजवान आलिम बैठा था। उसके हाथ में एक कदीम किताब थी और वो बड़ी दिलचस्पी से पढ़ रहा था। जब नौजवान ने वांगलिन को दाखिल होते देखा, उसने किताब नीचे रखी, उठा और मुस्कुराया। अगरचे हमारी दुकान बड़ी नहीं है, हमारे पास सामान का अच्छा खासा जखीरा है। मैं सोच रहा हूँ कि दोस्त को क्या चाहिए। इस शख्स की कल्टीवेशन सिर्फ नेसेंट सोल के अर्ली स्टेज पर थी। जब उसने वांगलिन को देखा तो उसने वो गुरूर नहीं दिखाया जो होल ट्रेजर पवेलियन वाले शख्स ने दिखाया। इसके बजाय उसका अंदाज आसान और पुरजोश था। वांगलिन हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और फ्लाइंग स्वॉर्ड बाहर आ गई। उसने पूछा, क्या साथी कल्टीवेटर ये तलवार कबूल करेंगे? जब नौजवान ने तलवार को देखा तो उसकी भौएं हल्की सी सिकुड़ गईं और उसने एक कड़वी मुस्कुराहट दिखाई। साथी कल्टीवेटर, ये तलवार छोड़िए, इसे क्या आप मुझे इस तलवार का मुआयना करने दे सकते हैं? नौजवान का रवैया इंतहाई आरामदेह था। वांगलिन मुस्कुराया और अपने दाएं हाथ से धकेला। फ्लाइंग स्वॉर्ड आहिस्ता से नौजवान की तरफ उड़ी।
नौजवान ने अपने डिवाइन सेंस से इसे स्कैन किया और कहा, ये तलवार इंतहाई आम है, मुझे डर है कि ए नौजवान ने अभी आधा जुमला ही बोला था कि उसकी आंखें अचानक फटी रह गईं। उसने इस आम सी दिखने वाली फ्लाइंग स्वॉर्ड को सदमे भरी आंखों से घूरा। उसने अचानक वांगलिन को देखने के लिए अपना सर उठाया और तेजी से कहा, साथी कल्टीवेटर, फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर का स्पेल। वांगलिन मुस्कुराया, जब आप इसे आजमाएंगे तो आप जान जाएंगे। नौजवान ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में मौजूद सदमे को दबा दिया। उसने अपने डिवाइन सेंस से फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर चेक किया था और इसके अंदर एक स्पेल पाया था। वो इस स्पेल के आर पार नहीं देख सकता था, लेकिन इससे निकलने वाला दबाव उसकी नेसेंट सोल को लर्जा देता था। उसने अपने जिस्म में स्पिरिचुअल एनर्जी को साइकिल किया और इसे फ्लाइंग स्वॉर्ड में दाखिल किया। जिस लम्हे स्पिरिचुअल एनर्जी ने तलवार के अंदर के स्पेल को छुआ, एक ताकतवर स्वॉर्ड एनर्जी फौरन फूट पड़ी। उसी वक्त नौजवान को लगा जैसे वो पानी के साथ एक हो गया हो। उसकी आंखों ने खुशगवार हैरत जाहिर की। अगरचे तलवार पर मौजूद स्पेल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ था, सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी के मिलाप ने ही इसे मिड क्वालिटी मैजिकल ट्रेजर के दर्जे में शामिल कर लिया था। उसने फौरन स्पेल को एक्टिवेट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि तलवार को कंट्रोल किया और दुकान के बाहर मौजूद बड़े हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन की तरफ इशारा किया। तलवार रोशनी की एक लकीर में स्पिरिट स्टोन की तरफ शूट हुई। बिना किसी आवाज के तलवार स्पिरिट स्टोन को चीरते हुए वापस आ गई। अच्छी तलवार। जब नौजवान ने फ्लाइंग स्वॉर्ड को देखा तो उसकी आंखों में तारीफ दिखाई दी, ताहम उनमें अफसोस की झलक थी। इस सतह का मिलाप मिड क्वालिटी समझा जा सकता है। ऐसी वहशी स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ तक कि हाई क्वालिटी भी समझा जा सकता है। बदकिस्मती से इसकी रफ्तार तलवार से मेल नहीं खाती। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। बात करते हुए उसने फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर का स्पेल एक्टिवेट किया और उसी लम्हे उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपने सामने गायब होते देखा और 100 फीट दूर दोबारा नमूदार होते देखा। ये नौजवान का जिस्म लर्जा और वो फौरन दुकान से बाहर निकल आया। उसने अपना दाया हाथ हिलाया और फ्लाइंग स्वॉर्ड टेलीपोर्ट होकर वापस आ गई। नौजवान की आंखें अब खुशी से नहीं बल्कि सदमे से भरी थीं। उसने एक ठंडी हवा की सांस खींची और दोबारा स्पिरिट स्टोन की तरफ इशारा किया। फ्लाइंग स्वॉर्ड टेलीपोर्ट हुई और स्पिरिट स्टोन के आर पार चली गई। ये टेलीपोर्टेशन है। नौजवान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तेजी से फ्लाइंग स्वॉर्ड को वापस बुलाया और इसे अपने हाथ में पकड़ लिया। उसका दिल इस वक्त मुकम्मल अबतरी का शिकार था। आमतौर पर किसी फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर टेलीपोर्टेशन स्पेल छोड़ना नामुमकिन था, क्योंकि एक तलवार टेलीपोर्टेशन की रगड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसके अलावा टेंडली कल्टीवेशन लेवल के बगैर किसी तलवार पर टेलीपोर्टेशन स्पेल नक्श करना नामुमकिन था। सबसे अहम बात यह थी कि अगर किसी के पास कल्टीवेशन भी होती तो जब तक कि उनके पास इंतहाई ताकतवर तरीके और एक खास डोमेन न हो, टेलीपोर्टेशन स्पेल को हमेशा के लिए बरकरार रखना नामुमकिन था। वांगलिन का लाइफ एंड डेथ डोमेन ही वो चीज़ थी जिसने फ्लाइंग स्वॉर्ड के टेलीपोर्टेशन स्पेल को हमेशा कायम रहने दिया। ताहम अगर तवाज़न टूट जाता तो स्पेल फिर भी खत्म हो जाता। नौजवान ने फ्लाइंग स्वॉर्ड को पकड़ लिया। वो तेजी से दुकान में वापस आया, जबकि उसने वांगलिन को देखा और जल्दी से कहा, साथी कल्टीवेटर, इस दुकान को ये तलवार चाहिए। क्या 10,000 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स काफ़ी है? वांगलिन ने हल्की सी तेवरी चढ़ाई। उसके सामने वाले नौजवान की कल्टीवेशन लेवल बहुत कम थी। स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो इसकी ताकत का सिर्फ 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल करने के काबिल था। नौजवान ने वांगलिन को तेवरी चढ़ाते देखा और एक लम्हे के लिए सोचा। उसने अपने दांत भींचे और कहा, साथी कल्टीवेटर, मैं 50,000 और हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स शामिल कर सकता हूँ। अगरचे ये तलवार एक टॉप क्वालिटी स्पिरिचुअल ट्रेजर है, मैं पहले ही बहुत ऊंची कीमत दे चुका हूँ। वांगलिन ने तेवरी चढ़ाई और पूछा, क्या आप लोगों के पास सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स है? नौजवान चौंक गया। उसने नागवारी का इजहार किया और पूछा, साथी कल्टीवेटर का क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि मेरी कल्टीवेशन लेवल इतनी ऊंची नहीं है कि फ्लाइंग स्वॉर्ड के आर पार देख सके? हमारे पास सोल ट्रांसफॉर्मेशन सीनियर्स है, और चूंकि आपने पूछा है, मैं एक को आने के लिए कहूंगा। नौजवान ने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और एक जेड बाहर उड़ा। इसमें एक पैगाम छोड़ने के बाद उसने जेड को फेंक दिया और वो दुकान से बाहर उड़ गया। जेड भेजने के बाद नौजवान खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया और अपने हाथ में मौजूद फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ खेलने लगा। वांगलिन की कल्टीवेशन के साथ वो कुदरती तौर पर किसी निचले दर्जे के कल्टीवेटर के साथ नहीं उलझा था। वो पहले ही एक मास्टर के मुकाम तक पहुंच चुका था।
इस लम्हे वो मुस्कुराया और दुकान में मौजूद जादुई खजानों को देखने लगा। इसके बरक्स नौजवान इतना पुरसुकून नहीं था। कुछ देर बाद उसकी नज़र वांगलिन पर पड़ी और उसने सदमे की एक झलक दिखाई। उसकी नज़रों में अगरचे ये कल्टीवेटर सिर्फ कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज पर था, एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे वो अपने खानदान के पेट्रियार्क या एल्डर्स को देख रहा हो। वांगलिन का लापरवाह और पुरसुकून एक्सप्रेशन ऐसा नहीं था जो किसी कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर का होना चाहिए, लेकिन ये शख्स वाकई कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज पर था। उसने सोचा कि वांगलिन अपनी कल्टीवेशन छुपा रहा होगा, लेकिन ग्रीन बैम्बू पवेलियन में खानदान के एल्डर्स के लगाए गए फॉर्मेशंस थे। जब तक कि कोई असेंडेंट स्टेज तक न पहुंच जाए, छुपना नामुमकिन होगा। कुछ ही देर बाद बाहर से एक नरम हवा आई। हवा के गायब होने के बाद एक बूढ़ा आदमी पवेलियन में दाखिल हुआ। पहली चीज जो बूढ़े आदमी ने देखी वो नौजवान के हाथ में फ्लाइंग स्वॉर्ड थी। जब उसने तलवार देखी तो उसकी आंखों में रोशनी की झलक थी। जब नौजवान ने बूढ़े आदमी को देखा तो वो फौरन खड़ा हो गया और एहतराम से कहा, जूनियर सुनमू एल्डर को सलाम करता है। बूढ़े आदमी ने नरमी से जवाब दिया और उसकी नज़र वांगलिन पर पड़ी। उसका एक्सप्रेशन नहीं बदला जब उसने पुरसुकून लहजे में पूछा, क्या यही वो शख्स था जिसने जादुई खजाने का इम्तिहान लेने को कहा था? नौजवान ने तेजी से सिर हिलाया और एहतराम से अपने हाथ में मौजूद तलवार पेश की। जिस लम्हे बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ, वांगलिन ने एक नज़र डाली और अपनी नज़र हटा ली। ये बूढ़ा आदमी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर था। अगरचे पीक पर नहीं था, लेकिन वाज़ेह तौर पर उसने बहुत सी जिंदगी और मौत की सूरत हाल का इम्तिहान दिया था, इसलिए उसका जहन उन 4 छोटे साथियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा पुख्ता था। बूढ़े आदमी ने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया। उसने अपना दाया हाथ हिलाया और तलवार को पकड़ लिया। अपने डिवाइन सेंस से इसे स्कैन करने के बाद उसका पुरसुकून एक्सप्रेशन सदमे में बदल गया। एल्डर, जूनियर ने इस खजाने को देखा है। बूढ़े आदमी के पास मौजूद नौजवान बोला। जैसे ही वो बोला, बूढ़े आदमी ने अचानक नौजवान को ऐसी नज़र से देखा जिसने उसे उस जुमले का दूसरा हिस्सा निगलने पर मजबूर कर दिया। बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली से फ्लाइंग स्वॉर्ड को झटका दिया। इसने एक करारी स्वॉर्ड हिम छोड़ी जो फौरन इमारत में गूंज उठी। ये आवाज़ आसमानी मौसीकी की तरह थी और कानों को भली लग रही थी। उसकी आंखें और भी सदमे से भर गईं जब उसने अपना दाया हाथ हिलाया। तलवार उड़कर गायब हो गई। इस बार ये 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर टेलीपोर्ट हुई। अगले ही लम्हे तलवार बूढ़े आदमी के पास नमूदार हुई और उसके गिर्द चक्कर लगाने लगी। तलवार ने सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ी और वहशी स्वॉर्ड एनर्जी एक खिंची हुई कमान की तरह थी। सबसे अहम बात यह थी कि तलवार के साथ बिजली की लकीरें हरकत कर रही थीं। बूढ़े आदमी ने बिजली को घूरा और कुछ देर सोचा। उसने अपनी उंगली उठाई और बिजली को छुआ। एक करारा धमाका कमरे में गूंजा। फिर बूढ़े आदमी का एक्सप्रेशन फौरन जर्द हो गया और उसने कई कदम पीछे लिए। उसे ठीक होने में कुछ वक्त लगा। ना सिर्फ उसने कोई गुस्सा जाहिर नहीं किया, उसका चेहरा खुशी से भर गया। नौजवान ये सब देखकर मुकम्मल तौर पर हैरान रह गया। उसने कुदरती तौर पर देखा कि बूढ़े आदमी के कंट्रोल में इस तलवार में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी थी। सेलेस्टियल ट्रेजर, ये एक सेलेस्टियल ट्रेजर है। नौजवान हक्का बक्का रह गया। सेलेस्टियल ट्रेजर नहीं, बल्कि प्यूडो सेलेस्टियल ट्रेजर। इसमें एक ग्रेटर टेलीपोर्टेशन स्पेल नक्श है और इसके अलावा बिजली ही वो चीज़ है जो खजाने को कीमती बनाती है। इस बिजली के बगैर इस चीज़ को सिर्फ एक आम प्यूडो सेलेस्टियल ट्रेजर समझा जा सकता था, लेकिन ये बिजली बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। बूढ़े आदमी ने जानबूझकर कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की। बात करते हुए उसने वांगलिन की तरफ देखा। ये तुम्हें तुम्हारे खानदान की तरफ से तोहफे में मिली होगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे बेचना चाहते हो? 3000 सेलेस्टियल जेड्स। वांगलिन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक कीमत बताई। बूढ़े आदमी की आंखें तंग हो गईं और उसने एहतियात से वांगलिन का जायजा लिया। बिना एक लफ्ज कहे उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और सेलेस्टियल जेड्स का एक ढेर फौरन जमीन पर नमूदार हो गया। घनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी ने फौरन पूरे ग्रीन बैम्बू पवेलियन को भर दिया। वांगलिन ने अपनी आस्तीनें लहराईं और सेलेस्टियल जेड्स को अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रख लिया। बूढ़े आदमी ने वांगलिन को देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास और प्यूडो सेलेस्टियल ट्रेजर्स है? वांगलिन का एक्सप्रेशन अभी भी न्यूट्रल था। जब उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ, उसने फौरन एक ब्रॉन्ज मिरर निकाला और इसे बूढ़े आदमी की तरफ फेंक दिया। उसने इसे पकड़ लिया और उसका एक्सप्रेशन फौरन ऐसे बदल गया जैसे पहले कभी नहीं बदला था। इस बार वो फ्लाइंग स्वॉर्ड के मुकाबले में और भी ज्यादा सदमे में था। वो चीखा, इनहेरिटेंस प्यूडो सेलेस्टियल ट्रेजर।